नमस्कार। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो नमामि गंगे स्कीम में तैयार 8 ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 11 बजे इन 8 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण होगा, जिसमें हरिद्वार में 4, ऋषिकेश में 2, मुनि की रेती और बद्रीनाथ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी तो सराय में 18 एमएलडी का प्लांट तैयार किया गया है। ये प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाए गए हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। तो एसटीपी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। 11 बजे का वक्त रखा गया है और नमामि गंगे को लेकर ये स्कीम तैयार की गई थी, जिसमें गंगा की सफाई पर जोर दिया गया था और इसी को लेकर 8 ट्रीटमेंट प्लांट का प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। आज सुबह 11 बजे यानी अब से कुछ देर में 8 एसटीपी प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा, जिसमें हरिद्वार में 4 होंगे, ऋषिकेश में 2 बनाए गए हैं, मुनि की रेती और बद्रीनाथ में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। यानी बद्रीनाथ से लेकर ऋषिकेश तक जो गंगा है वो साफ सुथरी और सुंदर होगी और इसी को लेकर यह प्रोजेक्ट काफी अहम भी माना गया था। खुद प्रधानमंत्री की निगरानी में इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। हरिद्वार के जगजीतपुर में 68 एमएलडी तो सराय में 18 एमएलडी का प्लांट बनाया गया है। यह प्लांट एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि सीएम त्रिवेंद्र रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और यह भी कहा जा रहा है कि जिस गंगा को शुद्ध और निर्मल बनाने की बात हो रही थी, उसके लिए एक ये बड़ा कदम है, बड़ा स्टेप माना जा रहा है और आज इसी को लेकर प्रधानमंत्री एसटीपी की शुरुआत करने वाले हैं, उद्घाटन करने वाले हैं। इसका इंतजार बहुत दिनों से चल रहा था और अब इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। आशीष डोभाल बातचीत करने के लिए। आशीष, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका उद्घाटन करने वाले हैं, किस तरह की तैयारी इसको लेकर? हाँ जीनत, आपको बताना चाहूंगा कि पूरी तैयारियां यहाँ प्रशासन की तरफ से कर दी गई है और पूरा यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए पूरा टेंट लगाया गया है, जिसमें सारे अधिकारीगण नमामि गंगे के वो बैठे हुए हैं और 11 बजे पीएम ऑनलाइन आ जाएंगे और 11:55 पर सीएम उनको एड्रेस करेंगे और 11:25 का जो समय होगा वो पीएम के संबोधन का समय होगा। तो पीएम के संबोधन के बाद पूरा ये जो है लगभग आधे घंटे का पीएम का संबोधन बताया जा रहा है। उसके बाद ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त होगी और ये जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड का एक गंगा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो उसको सफाई में और उस सारी चीजें करने के लिए जो स्वच्छ जल, निर्मल गंगा की जलधारा है, उसके लिए बड़ा इंपोर्टेंट होने जा रहा है। बिल्कुल। और आशीष, सबसे बड़ी बात यह है कि नमामि गंगे के तहत इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया था, अब ये बनकर तैयार है, उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है प्रधानमंत्री खुद इस पर मॉनिटर कर रहे थे कि किस तरह से ये तैयार होगा, क्योंकि लगातार गंगा को साफ और शुद्ध बनाने को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और अब इसमें एक बड़ा कदम ये माना जाएगा। देखो जीनत, लगातार जो मांग हो रही थी कि अपने ही घर में गंगा फैली है, क्योंकि यहाँ एसटीपी प्लांट जो थे वो अभी तक अस्तित्व में नहीं थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने जब से कार्यभार संभाला है तो यहाँ उत्तराखंड में विशेष दृष्टि रही है और इसके तहत जो ये बनाया गया गंगा को साफ करने का, तो अपने घर में अब गंगा का जो जल है वो स्वच्छ होकर पूरे प्रदेशों से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक पहुंचेगा। और एक बड़ी सुखद बात है कि अपने घर में गंगा जो मैली हो रही थी वो अब नहीं हो पाएगी और इससे जो यात्री कुंभ में जो आने वाले हैं उनके लिए एक बड़ी सुविधा होने जा रही है। बिल्कुल। और आशीष, अगर इस एसटीपी प्लांट्स की बात की जाए तो कब तक ये फंक्शनल हो जाएगा, कब तक ये काम इसमें शुरू हो जाएगा और कब तक तमाम यूनिट्स जो हैं वो काम करने लगेंगी? जीनत, जो 8 परियोजनाएं हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं और आज लोकार्पण के बाद ही इसका पूरा जो गंगा जल का शोधन का कार्य है वो शुरू हो जाएगा और ये शुरू होने के साथ साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और जहां भी गंगा तटीय इलाके हैं उत्तराखंड के, वहां ये 8 परियोजना काम करना शुरू कर देगी और जो गंगा में सीवर का जो पानी मिलता था उसको शोधित करके फिर खेती या। बिल्कुल आशीष, तो इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। प्रधानमंत्री जब इसका उद्घाटन करेंगे हम दोबारा लौटेंगे इस खबर पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बात देहरादून से करें तो यहां पर एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर उत्तराखंड में पहली बार लेपर्ड का रेडियो कॉलर किया गया है। आज सुबह तड़के 3:30 बजे हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सभी 14 और लेपर्ड को रेडियो कॉलर किया जाना अभी बाकी है और इस ऑपरेशन के दौरान चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जेएस सुहाग भी वहां मौजूद रहे। वाइल्ड लाइफ के वैज्ञानिकों की देखरेख में यह पूरा ऑपरेशन किया गया, यानी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील, जो जितने लेपर्ड थे उनको रेडियो कॉलर किया गया है, कुछ लेपर्ड यानी 14 लेपर्ड और बाकी है कि किस तरह से इस पूरे मुहिम को अंजाम दिया गया और इसके क्या फायदे होंगे? देखिए नीलू, उत्तराखंड के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण एक कदम है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं होती हैं उनमें लेपर्ड प्रमुख होता है। तो इसी के मद्देनजर ये देखा गया कि जो लेपर्ड आबादी के आसपास आते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, क्योंकि वन विभाग लगातार कैमरा ट्रैप की मदद से इनको ट्रैप करता है, उसके आइडेंटिफाई होते हैं कि कौन लेपर्ड शहर के आसपास घूमते हैं, कौन आबादी के आसपास घूमते हैं। तो एक योजना है कि शुरुआती दौर में देहरादून वन प्रभाग, राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग से लगे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर जिन लेपर्ड का मूवमेंट है उनको रेडियो कॉलर किया जाए और रेडियो कॉलर करने के बाद फिर इनको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद वन विभाग के पास इनकी प्रत्येक मूवमेंट होगी, क्योंकि वो सिग्नल लगातार ट्रैप होते रहते हैं। जैसे ही ये लेपर्ड आबादी के करीब आएंगे वन विभाग को सूचना मिल जाएगी कि लेपर्ड आबादी के करीब आने वाला है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लिहाजा समय रहते उसको वहां से हटा दिया जाएगा। दूसरा ये भी है कि जो WII के साइंटिस्ट हैं वो लगातार इनके मूवमेंट पर नजर रखेंगे और एक स्टडी इस पर करेंगे कि उत्तराखंड में क्या लेपर्ड का जो बिहेवियर है, क्या वो चेंज हो रहा है, क्या उसमें बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घटनाएं सामने आती है और उसमें गुलदार एक प्रमुख कारण होता है कि आबादी में आकर लोगों को मार जाता है या मवेशियों को खा जाता है। तो एक स्टडी का विषय बनेगा कि आखिर गुलदार जंगल छोड़ के मानव आबादी की ओर क्यों ज्यादातर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो सुनील कहा जा सकता है कई मायनों में ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आपको लेपर्ड पर रिसर्च करने का मौका मिलेगा और दूसरा लगातार जिस तरह से लेपर्ड यानी गुलदार के हमले रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं, लोगों पर हो रहे हैं, उसको लेकर भी अब अलर्ट हो जाएंगे और बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और इसके बाद अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो सकेगी। पहले फेज में 100 बसों को संचालित करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसमें राज्यों के साथ समन्वय बिठाकर बस सेवा शुरू की जा सकेगी। साथ ही बस से सफर करने वालों पर हर यात्री के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद जरूरी होगा। बस, टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा में सीट क्षमता के बराबर सवारी बिठाने की परमिशन दे दी गई है, यानी आप जितनी सीटें होंगी उतनी सवारियां गाड़ियों में बिठाया जा सकेगा। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसेस कल से चलना शुरू हो जाएंगी और आज उससे पहले सभी ARM को डायरेक्शंस यहां पर दिए गए हैं। वाहन चालकों को यहां पर कह दिया गया है कि किस तरीके से बस जो लेकर जानी है उसमें सावधानियां बरतने की जरूरत है। कोई भी यात्री खड़ा होकर नहीं जा सकेगा इन बसेस में, थूकना अलाउड नहीं होगा, बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाने वाली है। तो लंबे समय से जो दूसरी राज्यों के लिए बसेस चलाने का इंतजार यहां पर किया जा रहा था वो कल से खत्म हो जाएगा। बसेस को सैनिटाइजेशन करने का काम आज यहां पर चलने वाला है। सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, इस तरह के डायरेक्शंस भी आज यहां पर दिए जाने हैं। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सुकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट की। तो सोमवार को कोरोना के 457 नए मामले सामने आए हैं, यानी पिछले दिनों की अपेक्षा ये केस काफी कम है। इसके बाद कोरोना के कुल केस 47,500 के पार पहुंच गए हैं। कुल मौत जो हुई है अब तक कोरोना से वो करीब 580 है, जबकि 10,000 एक्टिव केस इस वक्त राज्य में है। और बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है और अब विधायक ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को नोटिस का जवाब भी दिया है। अपने जवाब में पूरन सिंह फर्त्याल ने एक बार फिर उसी भाषा में जवाब दिया जिसे लेकर फर्त्याल से जवाब मांगा गया था। फर्त्याल ने जवाब दिया कि मैंने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा। साथ ही फर्त्याल ने अपने जवाब में लिखा कि मैंने टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अब इस पर बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि 3-4 अक्टूबर को इसे लेकर बड़ी बैठक होगी, जिस पर फर्त्याल को लेकर पार्टी फैसला करेगी। जवाब आ गया है, उस पर 3-4 तारीख में हमारी बैठक है, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बाद कोई निर्णय करेंगे। मोटा क्या कहा है सर? उन्होंने अपनी बात कही है कि मैंने कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता नहीं करी, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था, ये मोटा कहा है, उस पर विचार करेंगे। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 के लिए जोर आजमाइश भी शुरू कर दी है, लेकिन पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लोकल मुद्दों के अलावा पहाड़ के चेहरों को सामने करना है।
अब तो बाकायदा पहाड़ी और लोकल चेहरों की ढूंढ यानी कि तलाश भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी यूथ को जोड़ने के साथ साथ नई कार्यकारिणी में पहाड़ी चेहरों को जोड़ने की मशक्कत में है। पार्टी नेता मानते हैं नई कार्यकारिणी में तवज्जो उन्हीं चेहरों को दी जाएगी जो पहाड़ के होंगे। साथ ही पहाड़ की रीढ़ कही जाने वाली महिलाएं पार्टी में फ्रंट फुट पर दिख सकती हैं और ये कैसे किया जाए इसे लेकर कवायद तेज है। उत्तराखंड में पहाड़ी चेहरे ही आगे रहेंगे। पहाड़ के प्रदेश है, पहाड़ी चेहरों को और नौजवानों को हम आगे लगाने की नींद चला रहे हैं और आने वाले समय में पहाड़ की कमांड जो देंगे वो नौजवान और महिला शक्ति। उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं का वैसे ही विशेष योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको देखते हुए निश्चित तौर पे महिलाओं को भी हम पूरा रिप्रेजेंटेशन अपने संगठन में भी देंगे और आने वाले चुनाव में जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है उसमें भी उन महिलाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जानकार भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी तीसरा विकल्प बन सकती है, लेकिन चुनाव दिल्ली की तर्ज पर नहीं बल्कि उत्तराखंड को ध्यान में रखकर लड़ना होगा। लेकिन उत्तराखंड और दिल्ली में की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न हैं। उत्तराखंड दिल्ली के जैसा जो प्लेन बिल्कुल सपाट मैदान है झाड़ू लगाने के लिए, वो उत्तराखंड में नहीं है। यहाँ तो बहुत ही जटिल मानसिकता भी है और उसके बाद जो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी बहुत डिफरेंट हैं। अब पुरानी कार्यकारिणी भंग है और नई कार्यकारिणी स्थिति कुछ हद तक तो साफ कर देगी। क्या आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में रोड मैप है क्या? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बहने वाली गंगा की धारा के स्कैप चैनल बताने वाला शासनादेश अब चुनावी मुद्दा बन गया है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो वो स्कैप चैनल का शासनादेश रद्द कर देंगे। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने इस बात का ऐलान किया। तो इसको आम आदमी पार्टी अपना सबसे पहला मुद्दा बनाएगी। अगर सरकार में हम आते हैं तो पहले ही हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा कैसे अरविंद जी ने एक दिन में ही दिल्ली की जनता को बिजली पानी फ्री कर दिया था। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए 1 घंटे का काम होगा कि उस शासनादेश को निरस्त करना। और राजधानी देहरादून में दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पटेल नगर में 60 साल के डॉक्टर भारत भूषण पर 2 मासूम बच्चों के साथ रेप का आरोप लगा है। डॉक्टर के घर में काम करने वाली महिला के 7 साल और 3 साल के बच्चों के साथ डॉक्टर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी डॉक्टर ने दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इन बच्चों की मां की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। करते हुए अभी उचित धाराओं में भी पंजीकृत किया है और दबिश देकर के उक्त अपराधी को गिरफ्तार किया है। उसको आज जेल में भेज दिया गया है। न्यायिक परीक्षा में पेश करे, माननीय न्यायालय में पेश करके। और श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना से मौत के बाद मृतक महिला के गहने चोरी हो गए थे, जिसके बाद अब इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। कॉलेज प्राचार्य ने अस्पताल एमएस की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। अस्पताल में कोरोना से महिला की मौत हुई और फिर बाद में उसके शव से उसके गहने गायब हो गए। महिला के बेटे ने इस बात की शिकायत डीएम से की थी। लेकिन ये भी कल की बहुत दुखद घटना है कि अगर किसी की मृत्यु के बाद और उसके उस महिला के जेवर निकाले गए, ये निसव से निकाले गए, निश्चित रूप से दुखद घटना है। उसकी जांच के लिए सरकार ने बोला है। कमेटी बना दी है 5 सदस्यों की, इसकी हम वो जांच कर रहे हैं। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अल्मोड़ा की, जहां पर एक किसान रविंद्र तिवारी ने कबाड़ से एक वॉइस गन बनाई है जो जंगली जानवरों और बंदरों को भगाने में किसानों की मददगार हो रही है। इसकी खबर न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से दिखाने के बाद तेजी से गन की मांग बढ़ी। अब डीएम ने जिला योजना के माध्यम से किसानों को ये वॉइस गन देने की घोषणा की है। वहीं किसान रविंद्र ने भी न्यूज़ 18 को इसके लिए धन्यवाद किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि रविंद्र तिवारी जी द्वारा आज पूरा यहाँ पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था। इसमें हमारी मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह द्वारा काफ़ी इसमें उनकी मदद भी की गई है। और जैसे हम लोगों ने CIL को प्रमोट किया गया है, वैसे जिला योजना के माध्यम से हम लोग किसानों को वितरण कराने का इसमें एक लक्ष्य रखा गया है। जब से सर आपने, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 18 का, जब से आपने मेरी ये बंदूक की खबर दिखाई है तो उससे काफ़ी किसानों को लाभ भी हो रहा है और लगातार मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारे लिए भी बनाइए या फिर हमें बनाने का तरीका बताइए। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।
और नैनीताल में पर्यटकों के स्वास्थ्य के लिए किए जा रहे खिलवाड़ पर खाद्य विभाग सख्त नजर आ रहा है। अब खुले में खाद्य सामान बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पंथ पार्क के आसपास लगे ठेला मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो खाना ढककर बेचें और कूड़े के लिए डस्टबिन रखें। अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो फिर कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है। तो इन्होंने खुद अपना प्रस्ताव रखा कि 1 महीने के अंदर हम सभी लोग बना लेंगे, जिसमें मैंने अपनी स्वीकृति दे दी है। लेकिन फूड सेफ्टी से फिर भी समझौता नहीं होगा। टेम्परेरी तौर से तब भी वो खाद्य पदार्थों को ढक करके ही बेचेंगे। वो अगर नहीं लाइसेंस है, लाइसेंस मेरे यहाँ से भी इशू नहीं होगा और उनके बाद विदाउट लाइसेंस के अंतर्गत उनके धारा 58 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। और हल्द्वानी में आज से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत कुपोषित बच्चों को एसडीएम की तरफ से गोद लिया गया और उन्हें पोषण किट भी दी गई है। साथ ही बच्चों के माता पिता को बताया गया कि बच्चों को किस तरह से खाने की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे सही तरीके से ग्रोथ कर सकें। आज की डेट में सबसे मजबूत राष्ट्र है, और राज्य में पर्यटन स्थल खुलने से उत्तरकाशी भी पर्यटकों से अब गुलजार होने लगी है। जिले में नचिकेता ताल, हर्षिल, गोमुख, तपोवन, ट्राक सभी जो यहाँ की खूबसूरत जगह है वहां पर लोग पहुंचने लगे हैं। पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा की तैयारियां भी इसको लेकर तेज हो गई हैं। कई जगहों पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं जहां सैलानियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही सभी पर्यटन क्षेत्रों में पीआरडी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं, जिससे किसी भी पर्यटक को परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी, गाइडलाइंस के अनुसार पर्यटन को ओपन कर दिया गया है और हमने अपने चेक पोस्ट भी डेवलप कर लिए हैं बॉर्डर पे, जहाँ पे पर्यटकों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अगर उनको कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको भी देखा जाएगा। और जहाँ जहाँ मुख्य पर्यटक स्थल है हमारे, वहाँ पर हम पीआरडी की नियुक्ति भी कर रहे हैं और भी वॉलंटियर्स की नियुक्ति कर रहे हैं, जो कि पर्यटकों को सहूलियत प्रदान करेंगे। उनको अभी जो उत्तरकाशी में हमारे पर्यटन विभाग द्वारा सभी जितने भी हमारे मुख्य पर्यटक स्थल हैं, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं और जितने भी हमारे ट्रैक रूट्स हैं, सभी को ओपन कर दिया गया है और टूरिस्ट के लिए फ्री एंट्रीज भी कर दी गई हैं। किसी तरह की कोई कोविड-19 रिपोर्ट नहीं रिक्वायर्ड है अभी। और कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हुए और लाखों लोग पहाड़ लौटे। घर लौटने के बाद पहाड़ में रोजगार का संकट युवाओं पर आया, लेकिन बेतल घाट के 2 भाई स्वरोजगार अपनाकर लोगों को भी रोशनी दिखा रहे हैं। नैनीताल के बेताल घाट के 2 भाई इन दिनों युवाओं को नई राह दिखा रहे हैं। श्याम सुंदर और जीवन बीते 12 सालों से चंडीगढ़ में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान घर लौट आए। गांव में श्याम ने चप्पल बनाने का काम शुरू किया। पैरा पहाड़ी चप्पल के नाम से अब पहाड़ में फैलाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं छोटा भाई जीवन भी एलईडी बल्ब बनाकर युवाओं को रोशनी दिखा रहा है। क्योंकि नौकरी करते करते 12-13 साल हो गए। नौकरी से पता है किसी को कुछ नहीं होता है, तो अपना बिजनेस करे, लोगों को भी जोड़े, आगे हम भी बढ़े और हमारे संग और लोग भी बढ़े। में काफ़ी लोग बाहर से आके यहाँ बेरोजगार हुए हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका एलईडी का काम बहुत अच्छा काम है और इसे अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। सीएससी वालों ने हमें बताया कि हम एलईडी का काम यहाँ देते हैं, कोई इच्छुक है करने के लिए, तो हमने उनसे एग्री रखा कि हम करने के इच्छुक हैं इसको। कोरोना में नौकरी गंवाने के बाद श्याम जब घर लौटा तो रोजगार की दिक्कत हुई। इसके बाद चप्पल बनाने का आइडिया आया और स्वरोजगार शुरू कर दी। वहीं परिवार के लोग भी अब इस बात से खुश हैं कि दोनों ने घर पर ही अपना काम शुरू कर दिया। अगर सपोर्ट मिल गया तो कारोबार बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी दिक्कत है ना इन चीज़ों की। बाहर से आता है सामान, महंगा आता है, तो यहाँ पर ये सस्ता बैठेगा और तुम बच्चे आने की वजह से तो सुकून हो रहा है, अच्छा मिल लग रहा है घर में अपने मुँह पर रह करके। एक भाई ने पैरों के लिए चप्पल तैयार किया तो दूसरे ने एलईडी बल्ब बनाकर दूसरों को रोशनी दिखाई। घर लौटे प्रवासियों को अब सिर्फ नौकरी के भरोसे ना बैठकर स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि युवा आत्मनिर्भर बनेंगे तो पहाड़ आत्मनिर्भर बनेगा। स्वरोजगार की राह दिखाकर जो रोशनी समाज को इन 2 भाइयों ने दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ है। जरूरी है कि सरकार भी इनकी मदद के लिए आगे आए ताकि प्रवासियों को पहाड़ से वापस मैदान में जाने से रोका जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और उत्तराखंड पुलिस में इंटेलिजेंस में तैनात 30 एसआई प्रमोट होकर इंस्पेक्टर बनाए जा रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा हेड कांस्टेबल को सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा, जबकि 1200 से ज्यादा सिपाहियों को हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। वहीं पुलिस विभाग में जल्द ही नई भर्ती भी होने वाली है। खाली हुए 1500 पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा।
उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।